तो इसमें अब बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एंजाइम्स वाले टॉपिक के बारे में। एंजाइम्स का चैप्टर है, जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसका फिर क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी अलग चैप्टर्स में इसके बारे में चर्चा होगी। सबसे पहला आता है एंजाइम्स की क्या डेफिनेशन होती है। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम है एक बायोक्रिस्टल, बायोकैटालिस्ट है ये। बायोकैटालिस्ट होता है जो कि एक्सेलरेट करता है रिएक्शन को। एनी चेंज नीट, यानी कि जो एंजाइम का प्रोटीन है वो तो एक तरीके से मतलब प्रोटीन के अलावा और तत्वों को भी मान सकते हैं, लेकिन मेन प्रोटीन को कंसीडर करते हैं। तो वो चीज़ें जो होती हैं क्या करने का काम कर रही है, एक तरीके से एक्सेलरेट करने का काम कर रही है रिएक्शन को। और उसमें अलावा उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, चेंज आ रहा है सबस्ट्रेट में ही आ रहा है, एंजाइम के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। रिएक्शन के लास्ट में बीच में चेंज आएगा, रिएक्शन होते होते रिएक्शन के लास्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इसे कहते हैं वो एंजाइम। एंजाइम के उसके अलावा फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम की। एंजाइम की क्लासिफिकेशन में बात करके चलें तो एक आपको नंबरिंग सिस्टम पता होना चाहिए जिसका नाम है IUMB, IUBMB होता है, IUBMB सिस्टम। IUBMB सिस्टम क्या होता है? इसमें कोड होता है जो कि नंबर को बता सकता है एंजाइम के। तो इसमें सिंपल सी बात है, पहला नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है एंजाइम क्लास। फर्स्ट नंबर एंजाइम क्लास को प्रकट करता है। सेकंड प्रेजेंट करता है क्या? एंजाइम सब क्लास को। थर्ड क्या होता है? एंजाइम के सब क्लास को प्रेजेंट करता है। और फोर्थ क्या प्रेजेंट करता है? फोर्थ प्रेजेंट करता है एग्जैक्ट डिजिट को उसकी। ये सिस्टम होता है। अब फर्स्ट डिजिट की बात करें, पहला एंजाइम क्लासिफिकेशन। तो एंजाइम क्लासिफिकेशन पहले 6 होते थे, एंजाइम को 6 भागों में डिवाइड किया जाता है। अब 2018 में चेंज आ गया है, अब इसको 7 भागों में डिवाइड किया जाता है। 7 एक क्लास है एंजाइम की। तो एंजाइम क्लास में बात करते हैं, पहली क्लास आती है हमारी ऑक्सीडोरिडक्टेज। ऑक्सीडोरिडक्टेज यानी कि एक तरफ से तो ऑक्सीडेशन का काम हो रहा है, यानी एक तरफ से तो ऑक्सीडेशन का काम हो रहा है और दूसरी तरफ से कैटालिस्ट वाला काम हो रहा है। यानी एक तरीके से हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र जिसे कहते हैं या फिर ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र जिसे कहते हैं वो होगा एक तरीके से इसमें। यानी कि सबस्ट्रेट ए पे यदि हाइड्रोजन है और बी खाली पड़ा है तो ए का होगा ऑक्सीडेशन और बी का हो जाएगा रिडक्शन। तो ये होता है इस तरीके से ऑक्सीडो रिडक्टेज का काम। एग्जाम्पल की बात करके चलें, सिंपल सी बात है, डीहाइड्रोजनेज आएंगे, ऑक्सीडेज वगैरह आएंगे। तो उसमें एक तरीके हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रोल रहेगा ऑक्सीडेज में। एग्जाम्पल इसका मेन रहेगा एल्कोहल डीहाइड्रोजनेज में, मतलब या लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज रहेगा। एल्कोहल डीहाइड्रोजनेज, लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज। क्लास 2 की बात करके चले, सेकंड की। सेकंड क्लास क्या होगी हमारे ये ट्रांसफरेज एंजाइम की होगी, यानी कि इस तरीके से जो ट्रांसफ़र करने का काम करेगा मॉलिक्यूल के, बस वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए, तो फिर वो बन जाएगा इस तरीके से हमारे ऑक्सीडो रिडक्टेज रिएक्शन। इसलिए तो इसका नाम होगा हमारा ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज में क्या होंगे?
एक तरीके हेक्सोकाइनेस सुना होगा आपने, वो कहाँ में रहता है हेक्सोकाइनेस का? ट्रांसफर सब्सटेंस देन एग्जाम्पल आ जाता है इसमें हेक्सोकाइनेस। हेक्सोकाइनेस एग्जाम्पल रहेगा जो कि किस में काम करता है एक तरीके से, हमारे जो होती है एक तरीके से जो हमारी रिवर्स रिएक्शन चलती है इसकी ग्लूकोलाइसिस की, उसमें काम करता है एक तरीके से हेक्सोकाइनेस। एक तरीके से ग्लाइकोलाइसिस में काम करता है, हेक्सोकाइनेस का काम रहता है ग्लाइकोलाइसिस में। तो ये चीज़ ध्यान रखना, हेक्सोकाइनेस का काम हो गया एक तरीके से, तो ये चीज़ रहती है। ग्लूकोज को ग्लूकोज से फॉस्फेटेट होता है। और बात करें जने हाइड्रोलाइसिस की, हाइड्रोलाइसिस एक तरीके से क्या होता है हाइड्रोलाइसिस में, एक तरीके से जब पानी को ऐड किया जाता है और उसमें उसको तोड़ा जाता है तो वो क्या कहलाता है एक तरीके से हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस इन जगह का होता है ऐड वाटर एंड ब्रोक। एग्जाम्पल इसका क्या रहेगा, एसिटाइल कोलिन। पानी में से हमने तोड़ दिया इसको दो हिस्से में, ये होता है पैटर्न हमारे इस तरीके से हाइड्रोलाइसिस वाले हाइड्रोलाइज एंजाइम यूज का काम होता है हाइड्रोलाइसिस करना। और फिर लाइसिस का क्या काम होता है, नो इधर तो हाइड्रोलाइसिस हो गया, लाइसिस हो गया, लाइसिस एंजाइम करेंगे, उसका कहाँ काम रहेगा इस तरीके से कि तोड़ना विदाउट हेल्प ऑफ वाटर। ये इसका काम रहेगा, इसका तोड़ना विदाउट हेल्प ऑफ वाटर। एग्जाम्पल क्या रहेगा, 5वीं कैटेगरी आती है हमारे आइसोमरेज की। आइसोमरेज का क्या काम होता है कि इंटर लेवल पे चेंज करें, आइसोमराइजेशन होता है तो इंटर मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंज करना। ये होता है हमारे इधर आइसोमरेज का एक्शन। छठा छठा एग्जाम हो गया हमारा लाइगेज। लाइगेज का क्या काम होता है, एक तरीके से यूटिलाइजेशन करना बॉन्ड का। लाइगेज वाला एक तरीके से जोड़ना होगा इस तरीके चीज़ों को, तो इसे जोड़ने का काम करता है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखनी जरूरी है आपको। फिर आता है ट्रांसलोकेज। ट्रांसपोर्टेशन हो गया,
आयंस का आयंस का ट्रांसपोर्ट का काम रहता है। तो ये हो गई एग्जाम की क्लास होगी हमारी सारी, सब क्लास वाली उस नाम की वजह रहती है, पता रहता नहीं है। मेन आपको याद ये क्लास एग्जाम की क्लास रखनी है, एक एक एग्जाम्पल आपको याद रखना जरूरी है। जैसे इसमें डीएनए लाइगेज वगैरह एंजाइम आ जाते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल बोला नहीं, नॉर्मल लाइगेज का भी एंजाइम के लिए लगा रहता है। ट्रांसलोकेज में एटीपी आ जाता है ट्रांसपोर्टेज वर्क करने के लिए, ये चीज़ें होती हैं। आइसोमेर इंटरमोलिकुलर काम होता है, जैसे ट्रांसम्यूटेज का म्यूटेज एंजाइम होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से टोपो आइसोमेरेज, जैसे मैंने नाम भले लिख लिए एग्जाम्पल, लेकिन आपको पता पता रहते हैं। लाइगेज एंजाइम क्या रहता है, इसे तोड़ने का काम करता है। लाइगेज एंजाइम, ये लाइसेस हो गया। लाइगेज एंजाइम का फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड का काम रहता है। ट्रांसलोकेज थोड़ी नई कैटेगरी है, ट्रांसपोर्टेशन का ट्रांसपोर्टेशन करता है इसका, वो इस कारण अब इसको इसलिए डाल देगा, वैसे तो ये रिएक्शन बाहर नहीं रहा, लेकिन अब एंजाइम कॉम्प्लेक्स माने जाते हैं। इस तरीके जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं, इस तरीके से उनको एंजाइम कॉम्प्लेक्स के अंदर कंसीडर कर लिया जाता है। इस कारण उसकी एक्टिविटी के लिए भी एंजाइम काम जो काम करते हैं उनको एंजाइम कैटेगरी में एंजाइम कैटेगरी में माना जाता है। तो इस प्रकार इस तरीके से ये हमारे जितने भी टाइप के क्लासिफिकेशन, जितने भी टाइप के एंजाइम है वो गए, तो ये तरीके से क्लासिफिकेशन क्या है हमारे एंजाइम्स का। अब हम बात करते हैं कोई एंजाइम्स के बारे में। कोई एंजाइम्स क्या होते हैं, तो कोई एंजाइम्स होते हैं इस तरीके स्टेबल ग्रुप होता है इस तरीके से, जो कि नॉन प्रोटीन होता है। और क्या करता है ये स्टेबिलिटी प्रदान करता है, और ये तरीके से एंजाइम की एक्टिविटी में महत्वपूर्ण रोल, इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो इस तरीके से तो क्या होता है, फिर नॉन प्रोटीन होता है इस तरीके से। और क्या होता है, स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी प्रदान करता है, स्टेबल। और एक्टिविटी में पार्ट लेता है इस तरीके से। ऐसे तो ये इस प्रकार का पैटर्न रहता है हमारा। नॉन प्रोटीन होता है, स्टेबल रहता है, और एंजाइम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का काम रहता है इसका। ये हुए सिस्टम इसके कोई एंजाइम्स की। इसके क्लासिफिकेशन की बात करके चलें तो इसे दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है मेन रूप से। एक तो जो ऑक्सीडेटिव वाले काम होते हैं उसमें करता है, एक तो ये टू ग्रुप्स हुए। और क्या काम करता है ये दूसरे ग्रुप में, सेकेंड ग्रुप में बात करेंगे। ये किस प्रकार काम करेगा इस तरीके से, अदर ग्रुप्स के रूप में, नॉन ऑक्सीडेटिव वाले ग्रुप में इस तरीके से। एक तरीके से ये हो गए हमारे दो ग्रुप। एक हम सही क्लासिफिकेशन करते थे बी कॉम्प्लेक्स वाले, नॉन बी कॉम्प्लेक्स वाले, लेकिन आप देख के बताना कि ये मतलब स्टैंडर्डाइज नहीं है, किताब में नहीं मिलेगा। तो जो चीज़ किताबों में है उसी पे आपको फोकस करना है। याद करने के लिए आप वो यूज कर सकते हैं इन चीज़ों को। मेन से बी कॉम्प्लेक्स और नॉन बी कॉम्प्लेक्स इसलिए डिवाइड करूँगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इस सारे कोएंजाइम्स में। ज़्यादातर कोएंजाइम्स होते हैं विटामिन बी से बिलोंगेशन रहती है उनकी। उसके लिए तो वैसे बात करें फर्स्ट ग्रुप कोएंजाइम्स की, फर्स्ट ग्रुप कोएंजाइम में कौन से आएंगे, एक तरीके से जो ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं हाइड्रोजन्स का
ऑक्सीजन का, जिसमें आप जान सकते हैं कौन कौन से आ सकते हैं हमारे NAD FAD, NAD प्लस, NADP, DDDP प्लस, FAD, जिसमें सिंपल सी बात है रिडक्शन हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन का काम हो रहा होगा। तो इस तरीके जब ये एंजाइम एक्टिविटी करेंगे तो क्या करेंगे, तो अपने आप रिडक्शन कर देंगे, और जब दूसरा कोई सबस्ट्रेट आएगा उस पर एक तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे एक तरीके से। जैसे ATP का एक तरीके से नॉन में मान सकता हूँ मैं, तो वो फॉस्फेट का ट्रांसफर करता है। जैसे सेकेंड ग्रुप में बात कर लेता हूँ, इसमें आता है हमारा मेन एग्जाम्पल आता है ATP, तो क्या करता है एनर्जी ट्रांसफर में ATP से ADP में कन्वर्ट हो जाता है, फिर एनर्जी बाकी ATP फिर दोबारा बन जाता है। इस तरीके से वो सिर्फ फास्फेट ग्रुप का ट्रांसफर कर रहा है सब जगह। इसलिए प्रकार NADP प्लस FAD ऐसे प्रकार के ग्रुप बन जाते हैं, फिर ATP वाला ग्रुप बन जाता है। इस तरीके से फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप वाले में, तो ये सिस्टम चलता है हमारा। इसमें एंजाइम के अंदर फिर मेटल एंजाइम्स भी आते हैं हमारे। मेटल एंजाइम्स यानी कि इसमें वो मेटल्स का इस तरीके पार्ट ले रहे हैं, और मेटल्स कौन कौन सी मेटल्स किस किस एंजाइम में रहती है ये जानना के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मेन इसमें जो मुद्दा आता है वो इसका नहीं क्या क्या क्लासिफिकेशन है, मेन मुद्दा आता है कि कौन कौन से टाइप के एंजाइम में कौन कौन सा को एंजाइम्स होता है, ये चीज़ जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं बी कॉलम से स्टार्ट करता हूँ। विटामिन बी कॉमन B1 आएगा। B1 का काम क्या होता है, थायमीन। थायमीन होता है थायरामिन पायरोफॉस्फेटेज, मैं ऐसे लिखता हूँ थायमीन पायरोफॉस्फेटेज। इसका क्या काम होता है, ये ट्रांसक्यूटोलेज में काम करता है। सीधे ट्रांसफर ऑफ कीटोलेज ग्रुप या ट्रांसकीटोलेज सीधे तौर पर काम करता है। P2 के बात करके चलें, P2 में आते हैं FAD और FMN। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन काम करेंगे FAD FAM NAD FNM, जो B3 में भी आता है, B3 के भी आते हैं। उसमें आता है NAD नियासिन डाइमाइन फॉस्फेट और नियासिन डाइमाइन फॉस्फेट, ये आते हैं हमारे इसमें B3 में। विटामिन B2 में बात करें ऑक्सीडेशन रिएक्शन रहती है, इसका क्या काम रहेगा, डिहाइड्रेशन का काम करेगा। इस तरीके से डिहाइड्रोजनेज ऑक्सीडेज जो हमने पहले रिएक्शन पढ़ी थी उसमें काम रहेगा इन दोनों का, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन इंडक्शन रिएक्शन में। इसलिए इस तरीके से सक्सिनाइल डिहाइड्रोजनेज वाला जो एंजाइम होता है वो तो इसमें मान लीजिए सक्सिनाइल डिहाइड्रोजनेज। बाकी सारे बच्चे को जो डिहाइड्रोजनेज होते हैं, चाहे लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज हुआ या अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज हुआ, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज जो है, सारे इस कैटेगरी में आते हैं हमारे। तो इस तरीके से B3 में आते हैं, और कैटेगरी का बोलते हैं उनमें B3 का पार्ट रहता है। B5 क्या होता है हमारा, B5 होता है को एंजाइम ए। तो इसमें आपको एक ही रिएक्शन पता है कौन सी, एसिटाइल को एंजाइम ए, यानी कि इसमें भी आप बात कर सकते हैं एसाइल को एंजाइम ए को भी लिख सकते हैं। को एंजाइम एसाइल ग्रुप का ट्रांसफर कर रहा है, एसाइल को एंजाइम ए। तो B5 आ गया हमारा। B6 क्या रहता है, B6 रहता है हमारा इस तरीके से पायरिडॉक्सिन होता है, तो पायरिडॉक्सिन पायरोफॉस्फेटेज। नहीं तो B6 से पायरिडॉक्सिन होता है, ले देना कुछ पता नहीं होता। पायरिडॉक्सिन फास्फेटेज होता है, ऐसे लिखते हैं PLP। तो इसका क्या काम होता है, ट्रांस अमाइनेज रिएक्शन में रोल रहता है इसका। ट्रांस अमाइनेज रिएक्शन में क्या इसका रोल रहता है, इस तरीके से PLP का। और उसके अलावा फिर हमारा आता है फिर B7 क्या होता है हमारा, बायोटीन। बायोटीन होता है इसका कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, यानी कि CO2 का यहाँ पे भी रोल आएगा, CO2 का उसमें एक तरीके से इसका रोल जरूर आएगा।
फिर आता है हमारा B9। B9 क्या होता है? फॉलिक एसिड होता है, जो टेट्रा हाइड्रोफोलेट कहते थे। टेट्रा हाइड्रोफोलेट का ध्यान रखें तो 1 कार्बन ट्रांसफर होता है सर। यानी प्रोपेन को ब्यूटेन बनाना हो, एक कार्बन बनाना है खाली, तो टेट्रा हाइड्रोफोलेट को ले आइए। तो लास्ट हमारा आता है बीटा B12। बीटा B12 साइनो को वाला मीन, मैथ को वाला मीन। तो इसलिए मैथ को वाला मीन बात करें चले, इसका क्या काम होता है? इसके ज़्यादा कुछ खास काम होते नहीं है वैसे तो। इसे को एंजाइम म्यूटेट वगैरह में भी काम कर लेते हैं, लेकिन इसको हम खाली छोड़ देते हैं, इसमें खास काम है नहीं है, आपको ज़्यादा सीरियस लेने की जरूरत है नहीं है इसको। फिर मैं और बात करके चलूँ, और वैसे बीच में चाहे तो मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूँ कि एक थ्योरी ऐसी थी कि कोएंजाइम्स वगैरह बनने के लिए, जैसे हमने 12वीं में पढ़ी रखी होगी, इसलिए मैंने उसका चर्चा की नहीं, कि होलो एंजाइम होता है तो जो कि सिंपल स्टेबल रहता है, और उसमें कौन से होते हैं? तो प्रोटीन पार्ट होता है जो कि स्टेबल नहीं होता है, और एक होता है कोएंजाइम। तो इसे मतलब कि नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसे कोएंजाइम कहते हैं। कोएंजाइम होगा, इसको बोलेंगे हमारा एपो एंजाइम। ये हो गया हमारा एलोजन, जो स्टेबल रहता है। तो ये चीज़ उसे 12वीं में बेटा इतना कुछ खासियत में लगता नहीं है। फिर हमारा अगली कैटेगरी आती है नॉन बी कॉम्प्लेक्स वाले एंजाइम की। नॉन बी कॉम्प्लेक्स में तो हमने एक तो पढ़ाई था, हमने बहुत बढ़िया तरीके से एटीपी का काम होता है। एटीपी, एएमपी वगैरह सब बात करें एडिनोसिन वाले, इधर ये एटीपी, एडीपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन वाले एडिनोसिन आ जाता है इस तरीके से, इतने ये होता है। फिर आता है सैम, ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये होता है मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर का काम होता है इसका, मिथाइल ग्रुप जोड़ने का काम कर लेता है इस तरीके से, सैम होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, सैम को नहीं भूलना है। फिर आती है पास आता है एस, ध्यान रखना ऐसे तो सल्फर, सल्फर ऑक्साइड का डोनर होता है ये तरीके से। सल्फर वाले डोनर आना एटीपी, और सैम तो याद रखना ही है, इम्पोर्टेंट है ये तो, ये चीज़ हो गई इस तरीके से। फिर हमारी कौन सी की और कौन से एंजाइम आते हैं? फिर आते हैं हमारे मेटालो एंजाइम। मेटल एंजाइम सबसे इम्पोर्टेंट आता है हमारा जिंक। जिंक काफ़ी सारे में काम करता है, तो इसमें बहुत हमने पढ़ा हुआ है, अल्कोहल डिहाइड्रोजन, एनहाइड्रेट, ये तो बहुत ही कॉमन है, आपको पता होनी चाहिए ये चीज़ें तो। और बाकी बहुत सारे एंजाइम होते हैं, सारी चर्चा कर नहीं रहा। मैग्नीशियम का काम रहता है हेक्सोकाइनेज में। हेक्सोकाइनेज में ये बुआ जो आपको याद रखने ही रखने हैं, ये चीज़ आपको ऑप्शन नहीं है, बाकी में ऑप्शन है। हेक्सोकाइनेज ध्यान रखना है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज रहता है, यानी कि इस तरीके से साइकिल से बन रहे ग्लाइकोलाइसिस की, उसी में इसके एंजाइम भटकते रहते हैं एक स्टेप में। तो वो रहता है मैग्नीशियम, थोड़ा सा आसान रहता है इसको याद करना। थोड़ा सा कॉपर का ध्यान रखना है, इसके भी इंपॉर्टेंट है एंजाइम कौन से? एक तो हमारे ट्रांसअमाइनेज हो गया, टायरोसिनेज, ट्रांसअमाइनेज का बोला, टायरोसिनेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये चीज़ ध्यान रखनी है। साइटोक्रोम ट्रांसअमाइनेज, उसका सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज भी आया था। ये है। फिर आता है हमारा आयरन।
आयरन किस में कम रहता है, मेन इंजन रहता है कैटालिस वाला। ये रहता है। फिर उसके अलावा क्या काम रहता है हमारा, मोलिब्डेनम ध्यान रखना। मोलिब्डेनम का काम रहता है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज में। आयरन के इसमें कैटालिस ध्यान रखना मेन। और उसके अलावा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में भी काम रखता है इसका। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में भी काम रहता है आयरन का। कैटालिस, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, मोलिब्डेनम का ध्यान रखना ज़ैंथीन ऑक्सीडेज में काम रहता है। ये काफ़ी बार ट्रिकी रह जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर आता है सेलेनियम ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज इसमें कम रहता है इसका। और किस में कम रहेगा हमारा, वो रहेगा इस तरीके से। कौन सा बचेगा इस तरीके से हमारा, इस तरीके से कैल्शियम बचेगा। क्या बचेगा, कैल्शियम बात करें तो कैल्शियम का बात करें ना तो लेसिथिनीज में रहता है एक्शन इसका। तो ये सारे इस तरीके से इम्पोर्टेंट मैंने बता दिए हैं, ये याद रहने चाहिए। तो इस तरीके से कोई एंजाइम खत्म हुआ, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कैटेगरीज वगैरह का याद करें नहीं करें, लेकिन आपको ये कौन सा क्या ट्रांसफ़र कर रहा है ये याद रहना ही चाहिए। क्योंकि तो ये आपको विटामिन में बारे में बताने में काम आएगी, कौन सी डेफिशिएंसी हो जाएगी, विटामिन की डेफिशिएंसी काफ़ी कॉमन है, उससे कौन सी रिएक्शन अफेक्ट होंगी, ये आपको जानने में आसानी होगी। और मेटल्स में भी कौन सी किसी की डेफिशिएंसी से कौन सा एंजाइम इफेक्ट होगा, तो ये तरीके से काफ़ी क्लिनिकल क्वेश्चन बन जाता है इस पर। और कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं है कैटेगरी, अगर आप कैसे भी डिवाइड कर सकते हैं, डेफिनेशन में सब पता रहती है। मेन आपको ध्यान रखना है, एक तरीके से याद करने वाला पोर्शन है, एक तरीके से ये समझने की जगह कि कौन सा एक तरीके कोएंजाइम किस किस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसमें। ये